नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज के अंदर भारत की बराबरी करने की कोशिश की जाती है। बराबरी इस तरीके से कि अगर भारत कोई डिफेंस के बारे में अगर कुछ नई परचेज करता है, जैसे कि भारत ने रशिया के पास से तकरीबन S-400 तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर में परचेज किया था। प्राइस थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर आज भी वही डिस्कशन चल रहा है कि भाई इसका तोड़ निकाले कैसे। हालांकि वो तोड़ निकाल नहीं पाए, लेकिन मजबूरी में उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे उनकी अच्छी खासी रेवेन्यू बर्बाद हो जाती है। हम सबको पता है कि तकरीबन 4 से 5 बिलियन का रिजर्व उनके पास पड़ा है, और वो भी उस हिसाब से पड़ा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में कोई ना कोई किस्त उनको पे करनी होती है, जैसे कि IMF की, चाइना की, यूएस की, कोई ना कोई किस्त पे करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पर सिंपल चीज ये है कि भारत का कंपैरिजन करते करते पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है कि भाई अगर उनको कुछ डेवलपमेंट के काम भी पाकिस्तान के अंदर करने हैं तो वो कर नहीं पाते, और फिर उनका रोना फिर भी भारत के ऊपर ही आता है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। और हमें अंदाजा नहीं होता था कि मुल्क ऐसे भी तबाह किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ऐसे ही तबाह हुआ है और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि हम तबाही के गड़े की तरफ कितनी तेजी के साथ जाते रहे। इंडिया का जो इकॉनमी है ना, उस इकॉनमी को कॉर्पोरेट कल्चर जो था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर, वो पहले दिन से समझता था कि अगर इसको हमने उठने दे दिया तो फिर हम तो गए। हम इतने भोले नहीं हैं कि हम इंडिया की और चाइना की इकॉनमी के थ्रेट्स को ना जाने। इंडियन इकॉनमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। उनका एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बात अंग्रेज़ों वाला है, सब कुछ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट का है। आप अंदाज़ा करें कि कॉर्पोरेट कल्चर ने, जैसे दुनिया में करते हैं, मोदी को बकायदा फंड किया गया, सारे की सारी उसकी स्कीम जो है, शाइनिंग इंडिया वाला जो नारा दिया गया, फंड पैसे उसकी स्कीम में लगाए गए, और अंबानी और मित्तल और ये इनका तो इंडिया के साथ तो कोई, इनका तो इंटरनेशनल बिजनेस लेवल के होता है। तो किया इसलिए गया कि तुम एक हार्ड लाइन इख्तियार करो। अच्छा जनरल साहब, क्या पाकिस्तान के लिए जो हालिया बरसों की बात करूं, खतरे की नौयत बदल गई है और सिक्योरिटी की जो नई तारीफ है उसमें पाकिस्तानी ये जो पॉलिसी साझेदारों की तरफ से मुल्की मईशत को भी सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इजलास में अवामी फलाह और सिक्योरिटी का ताल्लुक बयान किया है। मैशियत ताकतवर नहीं तो सलामती की गारंटी नहीं हो सकती। जब तक आम आदमी माशी, समाजी और कानूनी हालत से मुतमईन नहीं होगा, मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा लाहक रहेगा। 116 अरब डॉलर जो हैं, ये आपका है एक्सटर्नल डेट, सही है, और 204.77 अरब डॉलर है आपका इंटरनल डेट जो आपने मुल्की कर्जों से लिया। बात ये मेरी बहन के जो भी लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के तालिब इल्म है, जो भी अपने इंटरेस्ट की बात समझते हैं, उनको पता है सुप्रीम इंटरेस्ट किसी भी मुल्क का है वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है हर मुल्क का। इंडिया का बजाते खुद चेहरा ऐसा होता जा रहा है, और वो वाकई आपको मैं बताया था कि उन्होंने इंडियन इकॉनमी को मुकम्मल तौर उनको वो ये चाहते हैं कि इंडिया शुड रिमेन एज अ मार्केट। उनकी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे, बहुत अच्छी भी और सस्ती भी है, सस्ती, लेकिन नहीं जो सॉल्ट है उसका, मतलब जो पाकिस्तान भी बहुत सारी दवाइयों का सॉल्ट वहां से आता है, भारत से। आप देखें, वो नहीं होने देते, चाइनीज को नहीं होने देते, मोनोपोली है। ये जो एक बात बढ़ाई जा रही है बहुत कि जी ये जियो इकोनॉमी का ज़माना है, और मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, और आपके प्रोग्राम पे भी मैंने बहुत दफ़ा कहा है, जियो इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स आपस में गुंदे हुए हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, अगर मिसाल देखें, हमेशा से इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, हमेशा से हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसका मतलब वसाइल है, और वसाइल हासिल करने के लिए आपको अच्छे ताल्लुकात चाहिए, जो कि रिलेशन है, और अच्छे ताल्लुकात के लिए बाज़ औक़ात आपको कुछ ऑफर करना पड़ता है, कुछ दबाव डालना पड़ता है, वो जियो स्ट्रेटजी है। तो जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स मिले हुए हैं, और ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है जी कि अब हम जियो इकोनॉमिक्स के दौर में दाखिल हो गए। हमेशा से जियो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये अगर कोई ये कहता है कि मुझे आज समझ आई है, वो अलग बात है। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी गई। कौमी सलामती पॉलिसी 2022 से 2026 के लिए, और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कौमी सलामती की पॉलिसी निहायत जामे है। कौमी सलामती के साथ फूड सिक्योरिटी वाबस्ता है, और पहली बार कौमी सलामती को मुआशी सूरत हाल से जोड़ा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी सलामती की पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अच्छा, दूसरी जानिब भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब किया गया। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा
OIC और इंसानी हकूक की तंजीमों समेत जो आलमी बरादरी से मुतालबा कि वो अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर भारत को जिम्मेदार ठहराए और मुसलमानों की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी इकदाम करे। जनरल साहब, कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उस पर 2014 में काम शुरू हुआ था और अब 9 साल बाद मंजूरी हुई है। क्या कहेंगे कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती पॉलिसी जिस पर तमाम सिविल अस्करी जो क़यादत है वो मुत्तफिक हो? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे असल में जहाँ भी सलामती का लफ्ज आता है सिक्योरिटी अंग्रेजी में, तो लोग ये समझते हैं जी कि शायद ये दिफा के मुतल्लिक है, दिफाई पॉलिसी है, टैंक और तोपों के मुतल्लिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी का एक एक्सटेंडेड तर्जुमा है जिसके अंदर ये सारी बातें जिनका आपने जिक्र किया, तालीम का इंतज़ाम, उसके बाद इंसाफ की फराहमी, बराबर के मुआशी मौक़े फराहम करना, और बहुत सारी चीज़ें इसमें एनवायरनमेंट वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये मेरा ख्याल ये लिंक मिसिंग था, इसलिए कि देखें वैसे तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी। दिफाई पॉलिसी मौजूद थी, फॉरेन पॉलिसी मौजूद थी, फाइनेंस पॉलिसी चल रही थी, लेकिन इनके ऊपर मरबूत तौर पर इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई एपेक्स पॉलिसी जिसको कहते हैं टॉप लेवल की, वो रिटन फॉर्म में गैर मौजूद थी। तो लिहाजा ये खला था, और क्योंकि मैंने खुद भी इस पर काम किया, ये सरताज अजीज साहब के ज़माने से काम शुरू हुआ, उसके बाद नासिर जंजुआ साहब ने काम किया, फिर मैंने इसके ऊपर काम किया, और अब ये शेरा साहब ज़रा के वो यूसुफ साहब के सर जाता है, उन्होंने इसको मुकम्मल किया। और आपको क्रेडिट इसी हुकूमत को देना पड़ेगा जिन्होंने ये इसको माना और अडॉप्ट किया। तो ये बहुत अहम पॉलिसी है, इसके बगैर जो कुछ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, ऐन मुमकिन है कि फॉरेन पॉलिसी जो है कुछ मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में सोच रही हो, और जो फाइनेंस डिवीजन है उसको ये सूट ना करता हो, उसको दूसरे मुल्क सूट कर रहे हो, और डिफेंस पॉलिसी वाले जो लोग हैं वो कहीं और से हथियार लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये फिर एक हौच पौच हो जाता है। ये जो पॉलिसी है ये एक डायरेक्शन फराहम करती है, ये उनकी कोऑर्डिनेशन का काम करती है, और इसमें तमाम अमूर जो हैं उनको शामिल कर लिया जाता है, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल भी इसका ऐसा है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये पॉलिसी आप जो समझे कि आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी थी। ये नहीं कि इसकी गैर मौजूदगी में ये काम हो नहीं रहा था, अब ज़्यादा मरबूत तरीके से होगा। जी अच्छा, आगे चलते हैं जनरल साहब। कुछ नाक़िदीन ये कहते हैं कि जी कौमी सलामती पॉलिसी हर मुल्क का एक सियासी, वो कहते हैं जी इस पर एक दस्तावेज होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट खारिजा अमूर और जो अंदरूनी मामलात हैं उसको कंट्रोल करती है। इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी। जी ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसका मैं चूंकि खुद फर्स्ट हैंड मुझे एक्सपीरियंस है, लिहाजा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बात ये है कि ये जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट की, और आजकल आप समझ लें नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की, कि वो टॉप की पॉलिसी जो कि डायरेक्शन दे उसका एक डॉक्यूमेंटेड इजरा करे ताकि बाकी लोग अपनी पॉलिसी बना सकें। अभी मैं ये बताता हूँ कि मेरे साथ क्या होता रहा है कि हम एक ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी बनाते थे, और NDU पे एक एक्सरसाइज होती थी, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते थे। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि कोई नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट हो ताकि उसमें से हम अपनी दिफाई पॉलिसी निकाल सकें, लेकिन ये चूंकि नापैद थी तो हम एक ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी बना के फिर हुकूमत को भेजते थे कि ये हमारी डिफेंस पॉलिसी है। कोई जवाब नहीं आता था, कभी उस पर किसी ने उसको अप्रूव नहीं किया है। तो फिर हम खुद ही, यानी कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो एक डिफेंस पॉलिसी के ऊपर दस्तखत करके उसको उस पॉलिसी का इजरा कर देता था। तो जब टॉप की पॉलिसी नापैद थी तो नीचे वाली पॉलिसी जो है जितनी भी है, चाहे फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, वो अपने अपने अकल के मुताबिक, अपने फहम के मुताबिक वो बना देते थे। साफ ज़रा एक्सपर्ट्स तो डिफेंस पॉलिसी के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में ही है, फाइनेंस पॉलिसी के फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट में ही है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन देने के लिए इस पॉलिसी की जरूरत होती है। तो ये गलत है बिल्कुल इल्ज़ाम कि जी चूंकि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी बनाती थी तो लिहाजा हमें किसी और को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एहलियत पैदा करें बनाने की तो फिर बन जाती। जैसे हम पाकिस्तान के साथ बासमती इंडिया ने करवाया, हमारा बासमती चावल हमने उगता है, वो हम उसको भेजते हैं दुबई में जाके, वो इंडिया की मोहर लगी हुई होती है, वो चावल पाकिस्तानी। तो ये असल में इसमें ट्रेड की ऐसी मोनोपोली का सिस्टम